अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू माय सो मच। प्लेजर, थैंक यू सो मच। आरजू, सबसे पहले तो आपके देखने वालों को 2024 की मुबारकें। पहला हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ी अच्छा है। और खैर, एक अच्छी खबर तो नहीं है जापान के जल्जले के हवाले से, लेकिन 2024 हर देखने वाले के लिए मेरी दिल से दुआएं हैं कि सारी दुनिया के लिए बेहतर हो। जहां जहां इंसानियत तड़प रही है और मुश्किलात में है, ऊपर वाला भगवान वाहे गुरु अल्लाह ताला सब उसकी मदद करे। और कोशिश करें कि 2024 में अगर हम पीस और हार्मनी की तरफ मूव कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा। रिलीजन एक पर्सनल मैटर होता है, चाहे जिससे भी जिसको भी बिलीव करते हैं। सबसे पहला रिश्ता हमारा बहसीत इंसान, क्योंकि हम पैदा हुए हैं बहसीत इंसान। मजहब और नाम हमको बाद में दिया गया है। वो उसको मैं समझता हूँ कि अगर आप पहले रिश्ते का एक दूसरे का लिहाज नहीं कर सकते तो दूसरे रिश्ते तो बेकार है। देखिए, मेरा नाम साजिद है, मेरा नाम दिया गया है किसी ने। मजहब, मेरे कान में किसी ने अजान दी है, मुझे तरबियत दी गई है कि आपने भी मुसलमान इस्लाम प्रैक्टिस करना है। आरजू, मैं एक छोटा सा, मैं टाइम नहीं जाया करूंगा, मैं अपने वालिद साहब की बात कोट करना चाहूंगा। 1958 में लॉ स्कूल गए थे और उन्होंने मुझे ये कहा था कि मजहब को इतना ही समझो कि हर इंसान दुनिया में जो पैदा होता है उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एपेटाइट होती है, उसने उसको सेटिस्फाई करना होता है, उसने किसी से कुछ चीज मांगनी होती है और फिर जब वो नहीं मिलती तो किसी को ब्लेम करना होता है। ये मजहब की एक सिंपल डेफिनेशन है। इसमें ज्यादा डिटेल में ना जाएं। जो मेरा अभी तक रिसर्च है, दुनिया में ऑर्गेनाइज रिलीजन्स ने अभी तक कोई इंसानियत को फायदा बड़ा कम किया है, बहुत कम किया है। तो इसको थोड़ा सा फासले पे रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करके देखें। 99% दुनिया में जो इंसान पैदा होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। आप उनको थोड़ा सा, मैं जो मेरी अपनी आज की एज तक तजर्बा है आरजू, हर इंसान जो है वो प्यार का भूखा है, तवज्जो का भूखा है। थोड़ा सा उसको तवज्जो और प्यार देकर देखें, वो आपको सर पे उठा लेगा, वो सर पे उठा लेगा। तो कोशिश करें। और मैं आपसे ये वादा चाहूंगा कि 2024 में कोशिश करें, जहां जहां हम रहते हैं, अपनी गलियों में, मोहल्ले में, लोगों से प्यार के साथ करके ट्राई तो करें। क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, करना चाहिए। और साल के शुरू में ही हम इस किस्म की बात को सोच लें कि करेंगे तो यकीनन फिर कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। अपनी अपनी जगह हर कोई कर सकता है। सर, आज हम बात करेंगे, वैसे तो कई खबरें हैं, उसमें डॉक्टर जयशंकर की बुक जो है वाई भारत मैटर्स, उस पे भी हम बात करेंगे। उसके साथ राम मंदिर के इनॉग्रेशन है 22 को, उसके लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। इमरान खान की पार्टी के 90% लोगों को मना कर दिया गया है कि जी उनके पेपर्स कंप्लीट नहीं है, किसी को कोई बहाना करके कि वो हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन लश्कर जंगवी और हाफिज सईद का बेटा और इस किस्म के लोग जो हैं उनको परमिशन मिल गई है। वैसे शेख रशीद साहब को भी मना कर दिया गया है। IMF की तलवार जो है वो भी हमारे सर पर है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो नया साल है उसमें हम थोड़ा जो है वो कंपेयर करना तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं। सबसे पहले तो आरजू मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब से। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को मुझे मौका मिला है बड़े करीब से देखने का, सीखने का, क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी में कई दफा आए यहाँ पे। और ही इज रियली जेम ऑफ अ पर्सन, डिप्लोमेट। और आज मैंने उनकी किताब ऑर्डर कर रखी है। अभी मैंने किताब नहीं पढ़ी लेकिन उसकी धूम सुनी है। और उसमें खासकर उन्होंने ANI के ऊपर जो है इंटरव्यू दिया है, उसका मैंने बल्कि उसको 2 दफा सुना है। इट वाज वेरी नाइस। और डॉक्टर जयशंकर बड़े धीमे मजाज के डिप्लोमेट हैं। और बिलखसूस उन्होंने आज जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप एक डिप्लोमेट से पहले सियासतदान बने, सियासतदान से बनने के बाद आपने जो किताब लिखी है, इसमें आप एकेडमिया से रिलेटेड लग रहे हैं। वाकई उन्होंने इसमें बड़ी फिलॉसफीज जो है वो उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो डिप्लोमेसी के अंदर उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। रामायण के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके बारे में, महाभारत से इम्प्रेस थे वो। और जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उन्होंने बार बार उस इंटरव्यू में 2-4 दफा जिक्र किया कि हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारी। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इंडिया निकला है इंडस से, इंडस वैली से, इंडस रिवर से। और दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन, जिसमें आप चाणक्य देख लें, आप टेस्ला देख लें, चाहे आप वहां पे मोहनजोदाड़ो देख लें, चाहे हड़प्पा देख लें, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। और हमने उसको अबैंडन कर रखा है एग्जैक्टली। हमें देखना होगा कि हम हैं कौन और उनसे चीजों से फायदा उठाना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं
कि मैंने अर्थशास्त्र को पढ़ा है इस हवाले से, और मुझे फख्र है उस चीज पे कि उन लोगों ने जो किताब लिखी है वो जो दी प्रिंस, जिसको बाबा सियासत समझा जाता है, कोई अच्छे टर्म से लेते हैं, वो नई टर्म से लेते हैं, मैकियावेली को, उसकी किताब से 1300 साल पहले उन्होंने लिखा है। उसके चैप्टर 7 उसके चैप्टर हैं, बुक उसके वॉल्यूम है, और किस खूबसूरती के साथ 150 200 एडी में बता दिया गया कि स्टेट को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। मुझे फख्र है उस चीज पे, मुझे अपने पुरखों पे भी फख्र है। और मैं यहाँ आज मैं फिर ये भी बताना चाहूंगा कि अब मैं खुद जो जिस एरिया से मैं अपना रिसर्च किया, आर्यन रेस है हमारी, और मुझे फख्र है कि वो आर्यंस जब यहाँ आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। तो इन्होंने किताब लिखी, उसमें उन्होंने बार बार जो बताया, जो एक सबसे बड़ी बात चीज उन्होंने बताई, उन्होंने कहा भारत तो तरक्की कर ही रही था, कर रहा था, पर इकोनॉमी तो 7.7 पे उन्होंने मेंशन किया इंटरव्यू में, तरक्की कर रही। साथ उसके साथ इन्होंने और मोदी साहब की टीम ने क्या किया है कि उसको जो एक उभरती हुई पावर होती है, उसको स्टेज के ऊपर कनेक्ट करना होता है दूसरी दुनिया से, उसका स्टैचर भी बिल्ड करना होता है। तो उन्होंने इसके बारे में बड़ी खुल के बात की कि किस तरीके से उन्होंने इसको आगे विश्वामित्रा के बारे में उन्होंने उसमें बात की है कि किस तरीके से ये प्रोग्राम, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है और कैंपेन्स जो दुनिया के अंदर चलाई गई हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस जो भारत करता है। जिस तरह मैं मिसाल देना चाहूंगा कि इस वक्त 4 जो है आपके जंगी जहाज जो है वो आपके रेड सी में भेज दिए गए हैं ताकि इंटरप्शन ना हो, चावल की एक्सपोर्ट के इंटरप्शन ना हो, जो तेल आता है भारत के अंदर उस पर इंटरप्शन ना हो। तो ये सारे इस तरह के मुख्तलिफ ऑपरेशन, बल्कि उन्होंने ऑपरेशन की बात की कि सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन था उसके बारे में, फिर जो ऑपरेशन किया गया है इजराइल से अपने भारत में 20,000 भारतीय नजात लोग इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं उनके बारे में, और बड़ी तफसील के साथ बुक जो है बिलखसूस ये पढ़ने वाली बुक है। मैं खुद इस पे मैंने बल्कि एक नहीं, मैंने इसकी कुछ कापियां ऑर्डर की हैं ताकि मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकूं। और फिर उसके बाद जो ज्यादा उन्होंने, जो मैं समझता हूँ, एक बात की कि चाइना की डिप्लोमेसी के साथ उन्होंने ज्यादा फोकस उस पर किया। पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि निगलेक्ट किया, या फिर वो समझते हैं, ये क्वेश्चन भी किया गया है एक इंटरव्यू में कि आपने पाकिस्तान को क्यों इतना बड़ा लिमिटेड सा आपने उसको कहा है। तो उन्होंने उस पर अपने तहफुजात का इजहार किया है कि जो पिछले 2 डेकेड से 20 सालों से पाकिस्तान जो है मुसलसल दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है हमें टेबल पे लाने के लिए, हम इसलिए निगलेक्ट करते हैं पाकिस्तान को। हम उन वाली गेम खेलना नहीं चाहते, जिस माइंडसेट के साथ हमें वो ट्रैप करना चाहते हैं उसमें नहीं आना चाहते। उसमें तहफुजात है उनके, पाकिस्तान को चाहिए को तहफुजात जो है वो उनको बैलेंस करे अगर मूव फॉरवर्ड करना है, जो कि मैं बहसीत पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव करता हूं कि भारत के साथ ट्रेड के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये आपको मानना होगा, इस चीज पे आपको एग्री करना होगा। और मेरी नजर में जो मैं आजकल के हालात देख रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब हैं और हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब हैं, बल्कि बाजवा साहब ने डिसीजन ले लिया था इस चीज का कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने हैं। हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से ठीक करने हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं। यही एक हमारे ब्यूरोक्रेसी की फेल्योर है, और यही हमारे जो लोग हैं जो कि जिनके इंटरेस्ट सारे जो बाहर बैठे हैं, वो शायद समझते हैं कि अगर हमारे भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो गया तो शायद हमारा जबें खत्म हो जाएंगी, हमारा कारोबार खराब हो जाएगा, जो एक कारोबार चल रहा है 70 साल से। लेकिन ये किसी ना किसी को इस चीज को करना होगा, इसको करना होगा। बल्कि ये मेरा खुद अपना ये एक समझता हूं कि मेरा भी ये मिशन ही समझे कि मैं ये चाहता हूं कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो अमन की तरफ जाए और टेक्नोलॉजी की तरफ जाए और इकोनॉमी की तरफ जाए। दिस इज व्हाट इट इज। मैं समझता हूँ जहां इकोनॉमी ठीक होती है, तालीम ठीक होती है, वहां दूसरे झगड़े जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यही मेरा एक ख्वाहिश है। बार बार मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान को तालीम और इकोनॉमी की तरफ जाना होगा और ट्रेड की तरफ जाना होगा। उसमें भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने होंगे। उसकी 2 वजह, चाइना ने तरक्की की है सबसे ज्यादा पिछले 50 सालों में, और इस वजह से की है कि किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में चाइना इन्वॉल्व नहीं हुआ। आपको भी ये चाहिए कि खुदारा ये अफगानियों के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, ईरान के साथ भी ठीक करें, और भारत को जो कि आपका बहुत बड़ा और सक्सेसफुल नेबर है, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें और अपनी इकोनॉमी ठीक करें, उनसे मदद लें, बल्कि मैं समझूंगा मदद लें। बिल्कुल सर, ये भारत दुश्मनी निकालनी होगी ना सर, ये जो टेक्स्ट बुक्स में और दिमागों में भरी हुई है। देखें आरजू, उसमें ना सिर्फ कि आप उनकी इंडियन फिल्में देखें,
आप उनकी तरक्की की फिल्में भी देखें प्लीज, ये भी उनकी तरक्की की खबरें भी पढ़ें, उनकी किताबें भी पढ़ें, उनसे लर्न करें। और ये एक आपके ज़हन में बना रखा है कि जिस तरह आप समझते हैं जितने फॉरेन इन्वेडर थे वो आपके हीरो थे, आरज़ू मैं भी यही समझता था, क्योंकि मैंने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो आपने और दूसरा पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं। ये गलत किताबें हैं, बल्कि अपने लोकल हीरोज जो हीरो हैं उनके बारे में देखें, वो कौन है लोकल हीरो। और बिलखसूस ये जो हिंदू मजहब के साथ इतनी नफरतें हैं, ये बिल्कुल इसको रोकना चाहिए। इस खित्ते में बहुत कम थे लोग जो अफगानी या अरबियों के डिसेंडेंट थे, बाकी मेजॉरिटी जहां हिंदू थे, सारे इस खित्ते के हिंदू थे। और बिलखसूस इंडस सिविलाइजेशन की जब बात की जाए जो पाकिस्तान के अंदर है, वो तो सारे हिंदू लोग थे। आप उस मजहब से क्यों इतना आपके अंदर ये डाल दिया गया है नफरतें? ये एक पॉलिसी और एक स्ट्रेटजी के जरिए ये डाला गया है, इसको खत्म करें। मजहब के इस 21st सेंचुरी में मजहब की बेस पर किसी के साथ नफरत करना या रिलेशनशिप बनाना बहुत छोटी बात है। इससे आगे बढ़े, अपने ज़हन को खोलें थोड़ा सा, ये गलत बात है, इसको प्लीज रोकें। तब तक आप नहीं कर सकेंगे। जो मैं इसमें 3 बातें उसमें ऐड करना चाहूंगा, उन्होंने अपनी किताब के अंदर 3 डॉक्ट्रिन की बात की है। उन्होंने सरदार पटेल साहब को चाइना के साथ उन्होंने कहा कि वो उस वक्त उनकी काफी काम था। और उसके बाद श्यामा मुखर्जी पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप के बारे में 3 डॉक्ट्रिन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद उन्होंने बात की है कि नेहरू जो उसमें इम्फारकर मेरे ख्याल है जो उनके बारे में उन्होंने पाकिस्तान और चाइना पे, और श्याम मुखर्जी को उन्होंने पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेट किया। जो उसका उन्वान चैप्टर का रखा था कि रोड नॉट टेकन, तो उसके बारे में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ये भी किया है। खैर उन्होंने लिखा है एजुकेशन हिस्ट्री, उन्होंने कहा कि नेहरू साहब कश्मीर के मसले को यूनाइटेड नेशंस में ले गए थे, ये भी एक गलती थी उनकी। आज ये गलती नजर आती है, उस वक्त शायद अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस यही मौजू होगा, क्योंकि मैंने नेहरू साहब से भी बहुत कुछ सीखा है, मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा है। कई लोग इस वक्त भारत के अंदर गांधी साहब जो हैं उनके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन मैं उनका भी उनके बारे में बहुत पढ़ा है मैंने। और आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम एज ए पॉलिटिशियन, एज अ लॉयर। किस तरीके से वो अफ्रीका से आए और उन्होंने जो मूवमेंट चलाई और उन्होंने मूवमेंट अपने ऊपर वो तारी की, द वे इट शुड बी। मेरा इज माय मेंटोर, इज माय हीरो। मैं इसमें मुझे कोई मुगालता नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी उन्हीं लॉ स्कूलों में पढ़ के आए थे, गांधी जी भी वहीं से पढ़ के आए थे। इन 2 लोगों का कैरेक्टर सब कॉन्टिनेंट के अंदर यू कैनॉट नेग्लेक्टेड। और देखें, सारी चीजों से एग्री करना जरूरी नहीं होता, ओपिनियन होती है, कुछ प्लस होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल। हर पर्सनालिटी के अंदर कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ गांधी। बल्कि मैं बार बार उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, उनके कोड पढ़ता रहता हूँ, उनकी चीजें सारी पढ़ता हूँ। लेकिन अगली जो बात हम करना चाहेंगे बाबरी मस्जिद के बारे में, वहां पे जो इस वक्त जो मंदिर बन रहा है उसके बारे में, जो मेरी हिस्टोरिकल जो मेरी स्टडी है आरजू, वो ये है कि जब फॉरेन इन्वेडर यहाँ पे आए, चाहे वो पठान भाई थे चाहे कोई भी थे, वो मुख्तलिफ किस्म के पठान आते रहे यहाँ पे, वो आके हमले करते रहे, लूटते रहे। दे वर लूटर्स। मैं नहीं उनको हीरो कहूंगा अपना। मैं ये चाहे किसी को अच्छी बात लगे ना लगे, मैं उनको अपना हीरो नहीं समझू। उन्होंने जितनी दफा दिल्ली को लूटा, उन्होंने जो उन्होंने जुल्म यहाँ पे किए, मैं उनको अप्रिशिएट नहीं करता। मैं ये माजरत के साथ, वो लूटर थे यहाँ पे, वो आए, उन्होंने कई मंदिरों को यहाँ मस्जिदों में कन्वर्ट किया। इसमें मैंने हिस्टोरिकल पढ़ रखा है, इस पे मैं डिबेट करने के लिए भी तैयार हूँ। इसके ऊपर ज्यादा आपको सेंटी होने की जरूरत नहीं है। आज भी वो जो आपके हमारे एक वो मुसलमान लीडर है, उनका क्या नाम है, जो वैसी साहब, उन्होंने आज बच्चों के जज्बात के साथ फिर खेलने की कोशिश की कि 500 साल से यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा था, नमाजें पढ़ी जा। भाई 500 साल पहले क्या हो रहा था वहां पे? पहले 500 साल पहले तो वहां मंदिर था, तो मेजॉरिटी जहां आप बैठे हैं वहां कौन है? हिंदू है। तो फिर उनके जज्बात नहीं खराब हुए थे? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप मेरे इससे पहले कि आप मेरी तरफ मेरे कपड़े फाड़े, आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, टर्की के अंदर वो जो आपका मस्जिद हाकी है, वो चर्च नहीं था, आज आपने मस्जिद बना दी वहां। आज क्रिश्चियन के फीलिंग नहीं है। मजे की बात है, आप 1.9 बिलियन है और दुनिया में हर जगह जलील हो रहे हैं। आज अगर क्रिश्चियन अपनी आई पे आ जाए तो फिर कहां जाएंगे आप? क्योंकि आपकी सबकी प्रॉपर्टी जो है सबकी क्रिश्चियन कंट्रीज में है। आपका सारा पैसा तो स्विट्जरलैंड और क्रिश्चियन मुल्कों में पड़ा है। अगर मैं आप अपना चेहरा देखें कि आप हैं क्या, तो आप रहना तो क्रिश्चियन कंट्रीज में चाहते हैं, अपने मुल्कों में तो रहना चाहते हैं। प्रॉपर्टी अकाउंट नहीं रखते आप।
मैं एक दफा एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस बंदे का पाकिस्तानी किसी बैंक में अकाउंट नहीं था, सारे पैसे उसके जो थे वो लंदन अकाउंटों में पड़े हुए थे। आज भी आपके मेजॉरिटी लंदन अकाउंटों में। तो भाई उनकी क्रिश्चियनिटी की तो आपने इस्तांबुल के अंदर मस्जिद, उनका चर्च तोड़ के मस्जिद बना दी है, तो वो अगर आप उनसे पूछे तो फिर तो ये जरा बात जब भी ये सेंटी होते हैं जरा सोच के किया करें, इसके देखें वो सर वो सियासत खेल रहे हैं, वो सेंटी नहीं हो रहे सर, वो सियासत कर रहे हैं ना वो तो। हाँ बिल्कुल, यही तो कलमिया है ना, सियासत हर चीज के मजहब को डाल देते हैं उसमें। अब मैं छोटी सी बात कहता हूँ, लोगों को बुरा लगता है, फलस्तीन और इसराइल का मसला जो है वो प्रॉपर्टी का मसला है, उसको मजहब में रखने की क्या जरूरत है भाई? कि आपके प्लाट पे आज कब्जा कर लेता है कोई बंदा आके, एक मैं मिसाल है, आप कहते हैं जी मैं उसके ऊपर मैंने कब्जा छुड़ाना है, आप वहां जाके अल्लाह अकबर नारे लगा देंगे। फिर एक जंग शुरू की है, पता ही नहीं था उस जंग शुरू करने वालों को कि जब अगले रिटेलिएट करेंगे तो फिर हम क्या कहां जाएंगे। और आज वहां पे तकरीबन 2000 बंदा मर रहा है डेली बेस पे, कोई है इस वक्त? आप तो अभी भी बिजी हैं प्रॉपर्टी, दुबई के प्रॉपर्टी में बिजी हैं आप अभी तक, आप तो अभी भी बिजी हैं टोरंटो में प्रॉपर्टियां लेने के चक्कर में, किसी के सर पे जू ही नहीं रेंग रही भाई। यहां से हाँ, इधर से बैठ के हाँ ट्विटर के ऊपर जिहाद हो रहा है, ये ठीक है, मैं मानता हूं आपका। आपके जो ये अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं वो समझते हैं ट्विटर पे ही जिंदगी चलनी है। यार ट्विटर पे ही फिर खाना खा लिया करो, ट्विटर पे ही कर लिया करो, फिर ये इस तरह जिंदगी नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि जिंदगी में पाक क्या रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, जो नहीं पढ़ रहा आगे फ्यूचर में, वो खत्म हो रहा है बिल्कुल काम। और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेलिंग नहीं आते आपको, ये मैं बताना चाहूंगा। आप एक ऐसे कौम है जो आज भी मैं इस पे मुझे पता है कई लोगों ने बड़ा इतराज कर रहे हैं। पूछा जाए किसी मौलवी, जो अनपढ़ मौलवी आपकी मस्जिदों में तकरीरें करते हैं, उनसे पूछा जाए भी आपका क्या प्रोग्राम है, कहेंगे जो खुलफा राशिदीन के दौर में रहना चाहते हैं हम। खुलफा राशिदीन किस दौर में थे? 6वीं सेंचुरी में थे वो। बिल्कुल। और यार खुदा का नाम लो यार, सारा दिन तुम फेसबुक पे होते हो, सारा दिन तुम और फेसबुक का मालिक जो है वो यहूदी है, ट्विटर सारे सब यहूदी हैं। यहूदी इजाद ना करते चीजें, आज वैसे ही आप खोतों पे होते आज भी। लेकिन ये चले, और फिर मैं इसका आरजू क्या कह सकता हूँ। सर इन्होंने एम्बुलेंस भी नहीं बनाई थी, फर्स्ट एम्बुलेंस भी काफिरों ने बनाई थी। हर चीज उनकी बनी हुई है यार। आरजू, ये बाल जो भी आप काटते हैं ये भी क्रिश्चियन कट है, जो कपड़े हैं हमारे ये सारे क्रिश्चियन कट है भाई। यहाँ ब्रिटिश आए तो उन्होंने कोई आपको दुनिया दिखाई है? रेलवे आपकी यहाँ बना के गए, नहरी सिस्टम वो बना के गए, आपने बल्कि वो रेलवे तबाह कर दी, बंद कर दी। आप मुझे ये बताया आपने वहां बनाया क्या है, क्या बनाया पाकिस्तान के अंदर? मुझे अभी तक याद है परवेज मुशर्रफ साहब अपने दौर में कराची एक पुल का इफ्तिताह करके अभी इस्लामाबाद पहुंचे तो पीछे से पुल गिर गया था। आपकी औकात तो ये है कि जो काम है उसके अंदर फ्रॉड है, जो काम है उसके अंदर पाकिस्तानी सर, इवन गल्फ कंट्रीज में भी सब कुछ जो है वो यही लोग बनाते हैं। कोई इंडियंस बना रहे हैं, कहीं पे अमेरिकन और जापान वाले आके बना रहे हैं, अरब तो खुद नहीं बना रहे, वो तो बस बैठे रहते हैं। आरजू कमाई, मेरा क्वेश्चन है कमाई फ्रॉड की, धोखे की, चोरी की कमाई। मुर्गी हलाल खानी है, उमरा हलाल करना है, कमाई हराम की, वही ये कारोबार। मजहब के फिलॉसफी को नहीं समझना, रिचुअल पे जोर है, रिचुअल पे। तर्जमे के साथ नमाज नहीं आती इस वक्त एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, मुसलमानों को तर्जमे के साथ नमाज नहीं आता। पता नहीं फिर क्या टकरे मारते हैं सारा दिन। तभी तो मस्जिदों के अंदर जूते भी चोरी हो रहे हैं, लोटे भी चोरी हो रहे हैं, पंखे भी चोरी हो रहे हैं, और बच्चों के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं वहां लोग, बम मार रहे हैं मस्जिदों में, क्लाशनकोफें चल रही हैं मस्जिदों में, और कहते हैं जी खुदा का घर है। फिर जाओ तो उसको भाई वजह ही है, पता ही नहीं ना। मौलवी आके मौलवी खुद नहीं पता उसको कौन, जो सबसे नालायक तबका होता है उसको मौलवी बना के सामने बिठा देते हैं, और वो पता नहीं वो सारा दिन गालियां निकालता है इसराइल को, फलस्तीन को, इसराइल को, इंडिया को, भारत को, हिंदू को, फलाना। सारा दिन उसका कारोबार यही है कि जितनी गालियां निकालूंगा शाम को उतनी रोटियां मिल जाएंगी। इस तरह कारोबार नहीं चलता। और अगर कोई सवाल करे तो वो गुस्ताख कहलाता है, यानी ये हाल है। जो उससे सवाल करेगा मौलवी से तो कहेंगे गुस्ताख है। आपके इस वक्त ब्लास्फेमी, आपने उसके पीछे इतनी अपने कारोबार किए, आपने इतने लोगों के साथ ज्यादतियां की है, मैं ये ज्यादती, ये मजहब नहीं है। लेकिन शायद इसी वजह से सजाएं भी मिल रही है, ऊपर वाला भी देख रहे हैं, सजाएं भी तो इसी की मिल रही है कि मुसलमान पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान तो बहुत ही नीचे है, उसका क्या बात करनी। 1.9 बिलियन मुसलमान है, मेरे साथ डिबेट करें। अपने मुल्कों में है तब भी जलील है, बाहर के मुल्कों में है तब भी जलील है। अपने ऊपर जो हुक्मरान बिठा दिए वो गंदे तरीन हुक्मरान आपके ऊपर बिठा दिए गए, मुसल्लत कर दिए गए, आप कर ही कुछ नहीं सकते। 25 करोड़ लोग आप जेल में, एक लेबर कैंप में बैठे, आपके मालिक 5000 मालिक है, आपका 10,000
ब्रिटिश एजेंट हैं, चाहे वो सीएसएस अफसर हैं, चाहे वो आपके इलेक्टेबल हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जज हैं, क्या है, वो 5-10 हजार हैं, उनके सारे खर्चे डॉलरों और पाउंडों में हैं। आप सारी मजदूरी कर करके 25 करोड़ लोग उनके खर्चे पूरे कर, ये आपकी सारी डेफिनेशन पता है आपको। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा आरजू, हर बंदे को पता है पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है, हर बंदे को पता है। हर बंदे के हाथ के अंदर कंप्यूटर है इस वक्त, क्योंकि जो स्मार्टफोन है कंप्यूटर है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। अजाब खुदा का ये कर कुछ नहीं सकते। पता है कि हमें मार कौन रहा है, लूट कौन रहा है, ये अजाब है खुदा का कि देखे नहीं, कर कुछ नहीं सकते, जान नहीं छुड़ा सकते। सुधर भी नहीं रहे ना सर, सुधर भी तो नहीं रहे। देखे ना कि वो लश्कर जंगी और किसको कह रहे इलेक्शन में जाने दिया है, और इमरान खान को रोक दिया। इलेक्शन, हाँ इलेक्शन की बात कर लेते हैं, अगला हमारा आखिरी टॉपिक यही था। इलेक्शन सीसी ने भी करा लिया इजिप्ट में, वही इलेक्शन आपका है। बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहा है, अपोजिशन ने वहां पे उसने बाइकाट किया इलेक्शन, फिर भी हो रहा है। आपका इलेक्शन क्या हो रहा है, रिजल्ट पहले निकल चुका है, कैबिनेट पहले बन चुकी है, क्या इलेक्शन करा रहे हो यार? क्या ये तो दुआएं जो प्रेसलर तरमीम को यहाँ जिसने तरमीम की थी कि पाकिस्तान को पैसे नहीं देते अगर जमहूरियत नहीं होगी, आपने वो टूटा फूटा जमात रखना है। अब ये काकड़ साहब है, कौन सी जमहूरियत का हिस्सा है ये? इनका घड़े में से नाम निकाला है किसी ने, उनको क्वेटे में कोई नहीं जानता कि ये कौन, उनके पड़ोसी F11 में नहीं उनको पता ये कौन साथ रहता है। सर आज आर्मी चीफ कह रही हूँ, आज उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस वक्त अगर मिस्टर जिन्ना भी होते तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए होते। बिल्कुल भाई, इस वक्त मैं कहता हूँ जिन्ना होते तो वैसे उसको शायद हो सकता अल्लाह माफी दे, वो देख के घबरा जाते, ये क्या कर दिया मैंने यार, ये कोई हालत है? इस तरह मुल्क होते, इनको कंट्री कहा जाता है? पता नहीं क्या यार लोग को मेरे समझ में। आप एक ऐसे लोग हैं जिनका मुस्तकबिल अब प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। वो मुझे किसी ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये हालात है इस मुल्क। सुबह की खा लेते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है। सारे 23 करोड़ लोग हैं बेचारे जलीलो ख्वार, ना खुदा दुआएं सुन रहा है ना बद दुआएं सुन रहा है। इसको सही कहा जाता है अजाब इलाही, ये सही किसी ने कहा। चले फिर क्या हो सकता है हमारे लिए, हमारे जैसे लोग थे भाई, हमें तो आपने निकाल दिया, हम मुहाजिरीन हैं। अब अल्लाह भला करे अमेरिका वालों ने हमें रिफ्यूज दे दिया है, 4 वक्त की इज्जत के साथ खा लेते हैं भाई। हमारी तो दुआ इनके लिए है, जीना मरना भी इनके लिए है। हाँ ये लेकिन दुख जरूर होता है, दुख जरूर इसलिए होता है, जबान बोल रहा हूँ ये वहां से सीखी थी, पैदा हुआ हूँ वहां, सारा दिन खून के आंसू रोता हूँ, दिल करता है कोई अच्छी खबर वहां से आए, लेकिन मुझे 35-36 साल हो गए आरज़ू, एक जिंदगी गुजर गई, कोई अच्छी खबर मुझे नहीं वहां से। सर ये साल भी आपको लगता है कुछ नहीं हो पाएगा? भारत तो चले कुछ ना कुछ कर लेगा, कभी चंद्रयान तो कभी कुछ, लेकिन हम क्या करेंगे भाई? वो तो उनकी तो 7.7% ग्रोथ को आप कह रहे हैं, वो तो तरक्कियों पे है। 4 उन्होंने शिप भेज दी है, अपने जंगी जहाज भेज दिए रेड सी में अपनी। अच्छा उसकी देखें क्यों भेजे, ताकि हमारी तिजारत ना, उसमें हमारा जो है सी ट्रेड, उसमें कोई रूट खराबी ना, चावल की एक्सपोर्ट के खतरा ना पड़ जाए, क्योंकि चावल बहुत, दुनिया का 40% चावल तो भारत से जाता है। तेल ना महंगा हो जाए, अगलों ने रशिया से मिल रहा था तेल, उसको नहीं मिल रहा, अगलों ने कहा कि हम वेनेजुएला से ले लेंगे। इस वक्त लिथियम जो बैटरियों में लिथियम है उस चाइना की मनापली है, अगले अर्जेंटीना चले गए, वहां से वो वहां से लेंगे लिथियम अपना निकालेंगे। ये तब होता है जब कौमियत हो, नेशनलिज्म हो। मोदी साहब ने सिर्फ एक ही तोहफा दिया है अपने हिंदुस्तान को, उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया है, ये उनका। तो मैं बार बार कहता हूं, मेरे गले पड़ते हैं ये सारे, मैं कहता हूं मोदी जैसा लीडर मिले को पाकिस्तान को, कहते वो है मोदी, और यार नेशनलिज्म उसने दिया है यार। सर ये तो क्या, तो इंडियन भी नाराज हो जाते हैं। हम लोग जब तारीफ करते हैं मोदी जी की, तो अब तो इंडियन भी नाराज हो जाते हैं, ना जाने क्यों। इंडिया ने तो इस तरह ना, जो इंडिया कहीं नाराज इसलिए हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ये ब्रांड हमारा है, ये कुछ किसी का हक ही नहीं बनता नाम लेने को, ये तो कहते हैं कि हमारा ब्रांड है, हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया मोदी को, किसको मोदी जी का नाम को और ले तो जेलस हो जाते हैं ना, और जेलस हो। और यार मैं तो कंपेयर करता हूँ उस बंदे को यार एज ए नेशनलिस्ट, मैं मोदी को कहीं नहीं लेके जाने के चक्कर में भाई, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी है, मैं उस आइडियोलॉजी की बात करता हूँ। पाकिस्तान में जाहिर को पाकिस्तानी होगा, पैदा होगा जो करेगा, उसको ये कहता हूँ कि उधर से नेशनलिज्म सीख लो। मैं कमाल अतातुर्क का बहुत बड़ा फैन हूँ, कमाल अतातुर्क ने बहुत कुछ किया था, मैं जो बड़े गांधी का भी मैंने आपको बताया उसका बहुत बड़ा फैन, जिन्ना की मैं जिन्ना से इंप्रेस हूँ, मैं नेहरू से बहुत इंप्रेस हूँ। इससे ये थोड़ी होता कि मैं किसी, यहाँ पे मैं अमेरिका से अगर देखा जाए तो मैं यहाँ रेगन से बड़ा इंप्रेस हूँ,
कई ऐसे लीडर हैं और जिन्होंने सर मोदी जी का ये भी है कि उनको कुछ टाइम पहले तक लोग गुजरात और किस हवाले से ताने दिया करते थे या बुरी बातें पाकिस्तान से बोला करते थे, हमें भी वही सिखाया गया था, लेकिन हमने फिर देखा उनका काम आरज़ू देखा और किस तरह से मैंने उन्होंने अपने आप को आगे लेके गए। आरज़ू मैंने गुजरात जाऊंगा, मैं गुजरात का बहुत, आज मैं एक दो चीजें आखिरी आखिरी दो चीजें बताऊंगा। एक तो यहाँ पे मैं गुजराती भाई मेरे यहाँ पे बहुत है अमेरिका के अंदर, मैं उनसे हमेशा जब भी जाता हूँ एक सबक उनको फ्री देता हूँ। उनसे हर एक से जब पूछता हूँ यार मुझे गुजरात का मतलब बताओ, किसी को नहीं पता होता, हालांकि खुद गुजरात से होते हैं। मैं उन्हें कहता हूं गुजरात, ये फ्री आपको मैं दे रहा हूं, ये टिप दे रहा हूं, गुजरात होती है लैंड जहां पे गुजर और जाट मिलके रहे, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट भी गुजरात है और मैं जाट हूं। गुजर और जाट जहां मिलके रहते हैं उस लैंड को कहते हैं गुजरात। अब मैं इंप्रेस क्यों हूं गुजरात से? सबसे पहले ब्रिटिश आया, सूरत गुजरात आया, ठीक हो गया। इस वक्त गुजरात के को बहुत स्ट्रॉन्ग डीएनए है वहां का, उसकी वजह बता दो। हमारे कायदे आजम जो मोहम्मद अली जिन्ना थे गुजराती थे, गांधी कौन थे? गुजराती थे, मोदी साहब कौन है? गुजराती। इस वक्त इंडिया के दो सबसे अमीर 3 लोग हैं वो भी गुजराती। डायमंड मार्केट सबसे बड़ी इस वक्त कहां है? गुजरात में। तो मैं गुजरात से देखे, मैं वेरी मच इंस्पायर्ड बाय, वेरी मच इंस्पायर्ड बाय गुजराती डीएनए और दूसरा साउथ इंडिया का डीएनए। वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, मुझे ये एडमायर करना होगा। देखिए अच्छी चीज है, उसकी तारीफ करनी चाहिए इन चीजों से ऊपर होकर। और मैं एक ऐसा इंसान हूं, मेरे अंदर रेसिज्म नहीं है किस हवाले से कि मैं किसी की मजहब या किसी के एक जगह से उसके ऊपर करूं। जो अच्छी चीज है उसको एडमिट करना चाहिए, अगर नई कुछ चीज गलत नजर आती है उसको आइडेंटिफाई करें। तो मैं यही आज बात करना चाह रहा था। तो आज ये नई चीजें हो रही हैं। और दूसरा ये है कि उस किताब के बारे में मैं अभी मजीद पढ़ूंगा मजीद, और जब आएगी तो उसके ऊपर फिर एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज मैं उनके जो आज, क्योंकि मेरे डॉक्टर जयशंकर साहब से मेरी मुलाकात काफी रही उनके साथ, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ एज ए डिप्लोमैट। ही इज अ स्टेट्समैन, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर एज वेल। और वो उन्होंने वाकई ही हैज सर्व्ड इंडिया वेरी वेल, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा। सर वैसे आई विश के ये बुक पाकिस्तान में भी मिलनी चाहिए और होनी चाहिए। वैसे तो कुछ वो लोगों खानी की चाहिए, आती है। हाँ। मैं कुछ दोस्तों को मैंने आपको बताया, मैंने 4-5 कापियां ऑर्डर की हैं उसकी। इसमें मैं आपको भी गिफ्ट करूंगा, वो पढ़ने का मैं अपनी लाइब्रेरी में रखूंगा, मैंने खुद पढ़ना भी है और मैं दोस्तों को भी गिफ्ट करूंगा। और मैं बल्कि आज मुझे पता चला कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने पहले भी किताबें लिखी, मैं उनको भी मंगाने लगा हूं, क्योंकि मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूं। और उनके देखें कि किस तरीके से उन्होंने he has taken India to the next level, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। आज उन्होंने कनाडा के हवाले से भी उस इंटरव्यू में बात की, फिर उन्होंने खासकर बात की रशिया अपने ट्रिप के बारे में बात की, और फिर उन्होंने उस इंटरव्यू मैंने वो यूट्यूब पे जाके ANI पे वो इंटरव्यू उनका देखा था, क्योंकि मुझे पता था उनकी किताब निकली है। तो मैंने फौरन फर्स्ट थिंग आई डिड दिस मॉर्निंग कि मैंने उनका इंटरव्यू सुना, और फिर आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी तो मैं समझता था कि मैं एक्सप्रेस करूं अपने। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए थी जो हमने आज की है, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।